गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ और वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां रही, इसके बारे में विस्तार से स्टडी किया था। आज हम मुद्रा के कार्य के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। मुद्रा के कार्य इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान युग को मुद्रा युग कहा जा सकता है। हमारे जो अर्थशास्त्री है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह दूरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर काट रहा है। अर्थात एक समय के लिए हम सोचे कि अगर मुद्रा को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार अभी कुछ समय पहले 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, तो उसकी वजह से कितनी समस्याएं पैदा हुई थी। इसी से हम समझ सकते हैं कि मुद्रा का कितना हमारे जीवन में महत्व होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्या कार्य मुद्रा करती है जिसके कारण मुद्रा का इतना ज्यादा महत्व है, इसका अध्ययन करना बहुत ही रोचक होगा। सामान्य रूप से मुद्रा के कार्य की हम बात करें तो मुद्रा के कार्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य, दूसरा मुद्रा के सहायक कार्य और तीसरा आकस्मिक या गौण कार्य इनको कहा जाता है। तो हम सबसे पहले मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो मुद्रा का काम है वो विनिमय का माध्यम के रूप में काम करना है। अब हमने जब वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में बात की थी तो बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकता के दोहरे संयोग की है। अगर एक व्यक्ति को गेहूं देना है, बदले में सोना लेना है, तो वह सुनार के पास जाता है और कहता है मेरा आप गेहूं ले लीजिए, मेरी बेटी की शादी है, मुझे सोना देना है, आप मुझे सोना दे दीजिए। सुनार उसको कहता है कि मेरे खेत में भी गेहूं ज्यादा हुआ, मुझे गेहूं की जरूरत नहीं है, मैं चावल की जरूरत है, आप चावल देंगे तो मैं आपको सोना दूंगा। अब वो अपना गेहूं लेके चावल वाले के पास जाता है और कहता है मेरा आप गेहूं ले लीजिए, मुझे चावल दे दीजिए। चावल वाला बोलता है मेरे पास, मैं गेहूं खाता नहीं हूं क्योंकि मैं बंगाली हूं, तो गेहूं मेरे कोई काम का नहीं है, आप मुझे चीनी देंगे तो मैं आपको चावल दूंगा। अब वो चीनी वाले के पास जाता है कि मेरा आप गेहूं रख लीजिए, मुझे आप चीनी दे दीजिए। संयोग से चीनी वाला उस प्रकार के सौदे के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले वह अपना गेहूं देगा, उससे चीनी लेगा, चीनी लेके चावल वाले के पास जाएगा, उसको चीनी देगा, चावल लेगा, फिर चावल लेकर वह सुनार के पास जाएगा, बदले में वह क्या लेगा, सोना लेगा। बहुत ही डिफिकल्ट है ये तो। 3 स्टेज पर था तो सुनार, मान लीजिए उसको सोना मिल गया, ऐसे कई स्तर से उसको गुजरना पड़ सकता था। पर वर्तमान में मुद्रा ने इस कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है। विनिमय के माध्यम के रूप में, मीडिएटर के रूप में मुद्रा कार्य करती है। एक किसान को अपना गेहूं बेचना है, सोना लेना है, तो वो बाजार में जाएगा, मंडी में जाएगा, अपना गेहूं बेचेगा, बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेगा, उस मुद्रा को जाकर सुनार को देगा और वह सोना प्राप्त कर लेगा। तो माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि जो चीज आप देना चाहते हो, सामने वाला वो ले या नहीं ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आज की तारीख में आपके पास जो भी है, लोग जंगली फल बेचते हैं, मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, उससे वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। हर चीज, लोगों में आर्ट है, लोगों किसी में गाने की योग्यता है, किसी में अच्छा डांस करने की योग्यता है, तो वो अपनी उस योग्यता का प्रदर्शन करके भी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, उससे वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में इस प्रकार की चीज संभव नहीं थी। वर्तमान में कोई गायक कलाकार है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई प्रेस कर सकता है, कोई भी सेवा जो कर सकता है वो सेवा के बदले में मुद्रा प्राप्त करके वस्तुएं खरीद सकता है। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो ये सबसे बड़ी समस्या विनिमय के माध्यम के रूप में थी, क्योंकि एक सर्वमान्य माप नहीं था। गायों को कभी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया है, कभी अनाज को मुद्रा के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया है, कभी जानवरों के खुरों को, नुकीले पत्थरों को, भेड़ों को, बकरियों को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग लिया गया। पर वो सारे जितने भी साधन थे वो इतने ज्यादा सटीक नहीं थे जितने की मुद्रा सटीक है, क्योंकि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से कहीं ले जाई जा सकती है, आसानी से इसका संग्रह किया जा सकता है, इसका स्टोरेज में कम समय लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। दूसरा इसका प्राथमिक कार्य होता है मूल्य का माप
प्राचीन काल में मूल्य का माप करने में बहुत बड़ी समस्या आती थी। अगर मान लीजिए हम ये मान रहे हैं कि 1 किलो गेहूं के बदले 1 किलो आलू दिया जा रहा है, एक विनिमय के माध्यम के रूप में गेहूं का प्रयोग किया जा रहा है, तो गेहूं की भी बहुत सारी क्वालिटियां होती थी। कुछ गेहूं ऐसा था जिसके बदले 2 किलो आलू मिल सकता था, कुछ ऐसा गेहूं भी था जो 5 किलो गेहूं होने के बाद भी 1 किलो आलू नहीं मिले। क्योंकि जो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का माप है, अब मूल्य का माप किसमें किया जाए, एक समस्या थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारे मूल्य याद रखने पड़ते थे। सपोज कीजिए 10 वस्तुएं चल रही है मार्केट में, तो 10 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 2 आपको 45 मूल्य याद रखने पड़ते थे, क्योंकि इसका सूत्र होता है n - n डिवाइडेड बाई 2। अगर 100 वस्तुएं प्रचलित है तो 100 मल्टीप्लाई 99 तो 4950 मूल्य याद रखने पड़ते थे इसका। और वर्तमान में अगर लाखों वस्तुएं जब मार्केट में है, करोड़ों वस्तु मार्केट में, तो कितने मूल्य याद रखने पड़ेंगे। 1 किलो गेहूं के बदले कितना चावल आएगा, 1 किलो गेहूं के बदले कितना दूध आएगा, कितना घी आएगा, कितना तेल आएगा, फिर 1 किलो चावल के बदले कितना दूध आएगा, कितना घी आएगा, कितना तेल आएगा, कितनी चीनी आएगी, बहुत सारी चीजें होती थी। वर्तमान में मूल्य के माप के रूप में मुद्रा एक सशक्त माध्यम है। कौन सी वस्तु कितने की है, हमको कपड़े प्रेस कराने हैं तो कितना रुपया देना है, पार्ले जी का बिस्किट लेना है तो कितना रुपया देना है, दूध लेना है तो हमको कितना रुपया देना है, हमको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कितना रुपया देना है, हमको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना रुपया देना है। सभी चीज के मूल्य के माप में मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और मुद्रा ने किसी वस्तु के मूल्य के माप को बहुत सरल बना दिया है। आज गेहूं की 20 वेराइटियां मार्केट में है, तो हर को मूल्य में माप सकते हैं। ये 20 रुपए किलो है, 22 रुपए किलो है, 18 रुपए किलो है, 24 रुपए किलो है, 31 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो, हर चीज का माप हो जाता है। कोई वस्तु की कितनी गुणवत्ता है उसको भी मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। किस वस्तु और सेवा का क्या मूल्य होना चाहिए, किसी सर्विस का हम कितना मूल्य देंगे, हम डॉक्टर को कितना रुपया देना चाहते हैं, एक बार की विजिट का कंपाउंडर को कितना देना चाहते हैं, हर चीज का माप हम मुद्रा के रूप में कर सकते हैं। तो मुद्रा के कारण मूल्य के माप के कार्य को बहुत ही आसान कर दिया गया है। ये मुद्रा के 2 महत्वपूर्ण काम हैं जो कि मुद्रा करती है, और इन दोनों कामों की वजह से ही मुद्रा का इतना ज्यादा प्रसार हुआ और वर्तमान में बहुत ज्यादा महत्व मुद्रा का है। एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए भी सोचें कि हमारी इकोनॉमी से अगर मुद्रा को हटा दिया जाए तो हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। सही मायने में मुद्रा ही ऐसी धुरी है जिस पर पूरा का पूरा अर्थतंत्र हमारा टिका हुआ है। दूसरे हम सहायक कार्य की बात करते हैं। मुद्रा के द्वारा इसके अलावा कुछ और कार्य भी किए जाते हैं जिसको हम सहायक कार्य के रूप में कहते हैं। तो एक स्थगित भुगतानों का माप, देखिए पुराने जमाने में किसी को कोई उधार देता था तो जो स्थगित भुगतानों का मान है वो बहुत ही मुश्किल होता था। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को 1 बोरी अनाज उधार दिया है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा उसी क्वालिटी का सेम टू सेम अनाज दिया जाना संभव नहीं था और आपस में दोनों की लड़ाई होने की संभावना थी। या किसी ने अकाल के समय में अनाज उधार दिया है और सामने वाला अच्छी बारिश के समय या सुकाल के समय वापस दे रहा है, तो वो कहता था कि नहीं, मैंने तो तुमको जब अनाज दिया था तब बहुत परिस्थितियां खराब थी, अनाज की स्थिति बहुत, अनाज की जो मांग थी या अनाज की पूर्ति थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था मांग और पूर्ति में। पर वर्तमान में स्थगित भुगतानों का माप करने में या मान करने में मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब कोई व्यक्ति किसी से 5000 रुपए उधार लेता है तो वापस वो 5000 और ब्याज देता है तो सामने वाला मना नहीं करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में गाय को उधार दिया जाता था या अनाज को उधार दिया जाता था या भेड़ या बकरी को उधार दिया जाता था तो सेम क्वालिटी की वस्तु और सेवा वापस दिया जाना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में स्थगित भुगतानों का वापस किस प्रकार से भुगतान किया जाए, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी समस्या थी। पर वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रयोग के कारण इस समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, मूल्य का संचय। प्राय क्या होता है, व्यक्ति अपने यंग एज में ज्यादा कमाता है और वह ये चाहता है कि मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा, मेरे काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, तब ये पैसा मेरे काम आएगा। पर जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी या गाय मुद्रा के रूप में प्रयोग में ली जाती थी या अनाज मुद्रा के रूप में प्रयोग लिया जाता था तो मूल्य का संचय किया जाना संभव नहीं था। क्योंकि एक व्यक्ति अनाज रखे तो अनाज व्यक्ति के वृद्ध होने से पहले खराब हो जाता है। अगर गाय के रूप में मुद्रा का संचय करे तो उन गायों को वापस रख रखाव पर भारी खर्चा करना पड़ता है। गाय बीमार हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। आपको एक उदाहरण देकर बताता हूँ। एक गायक कलाकार किसी राजा की सल्तनत में गए और उन्होंने वहां पर बहुत अच्छे गाने की प्रस्तुति दी। राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने उसको इनाम स्वरूप 1000 गायें दी। अब 1000 गायें दी
तो अब उन गायों को, जो कि मुद्रा के रूप में प्रयोग में होती थी, उन गायों को जीवित रखने के लिए उस व्यक्ति को रोज गाना गाना पड़ा। अब इसके अलावा उन गायों में एक बीमारी लग गई, तो उस बीमारी की वजह से बहुत सारी गायें मर गई और वो 10 साल तक उस राजा के वहां रहा। अच्छा, उसने गायन का प्रस्तुत किया, पर अंततोगत्वा जब वो वापस घर लौटा तो पूरी तरह से खाली हाथ लौटा, क्योंकि कुछ गायें उसकी वृद्ध होकर मर गई थी, कुछ बीमारी से मर गई थी, कुछ गायों को उसको इसलिए बेच देना पड़ा कि बाकी गायों के चारे की व्यवस्था करनी। कहने का तात्पर्य, मूल्य के संचय के रूप में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें जो मुद्रा चलती थी वो मूल्य के संचय को सपोर्ट नहीं करती थी। वर्तमान में मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में प्रयोग की जा सकती है। वर्तमान में लाख, करोड़, हजार जो भी रुपए आप आसानी से उसको संचय कर सकते हैं। अपने वृद्धावस्था के लिए आप बैंक में जमा करा सकते हैं, एफडी ले सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा आप क्रय शक्ति का संचय कर सकते हैं और उस क्रय शक्ति से आप वृद्ध होने पर आप उसको काम में ले सकते हैं। अगली जो समस्या थी वो थी मूल्य के हस्तांतरण की। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक व्यक्ति को अपने गांव का मकान या गांव का खेत या जमीन किसी को देनी हो और दिल्ली में लेनी हो तो बड़ी समस्या होती थी। दिल्ली में उसको ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ता था जो गांव का मकान लेने के लिए तैयार हो और दिल्ली में मकान देने के लिए तैयार हो। सामान्य रूप से इस प्रकार का संयोग मिलना असंभव था। या गाय मुद्रा के रूप में थी और व्यक्ति मान लीजिए 1 लाख रुपए का उसने मकान खरीदा दिल्ली में, तो उन गायों को मुद्रा के रूप में लेकर जाना कितना डिफिकल्ट कार्य था। वर्तमान समय में मूल्य के हस्तांतरण के कार्य को मुद्रा ने बहुत ही आसान कर दिया है। वर्तमान में एक व्यक्ति को गांव का मकान बेचना है और दिल्ली में खरीदना है तो वो बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और दिल्ली में जाकर मकान खरीद लेगा। यानी मूल्य का हस्तांतरण बहुत ही आसान है। आज 1 करोड़ रुपए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है तो मूल्य का हस्तांतरण बहुत आसान है। या आपको फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे जने क्या करते हैं, ट्रांसफर हो गया तो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, बहुत सारे सामान जो भी हैं वो सबको बेच देते हैं, बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और अगले जगह जाते हैं तो वहां पर वो सारा नया खरीद लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसे का अंतर होता है, वो चलता है। तो मूल्य का हस्तांतरण जो है वो मुद्रा ने बहुत ही सरल बना दिया है। इसके अलावा मुद्रा के द्वारा कुछ आकस्मिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे साख का आधार है। वर्तमान में चेक जारी करते हैं हम, डेबिट कार्ड है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड है, हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं, हम फोन पे से पेमेंट करते हैं। इन सारी की सारी साख का आधार क्या है? मुद्रा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये किया जाना संभव नहीं था। वर्तमान में हम कई बार क्या करते हैं, किसी को चेक दे देते हैं, बदले में वस्तु और सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। आप बाजार गए, आपने एक फ्रिज खरीदा, एक चेक निकाल कर उसको दे दिया जिसका पेमेंट भले 10 दिन बाद होगा, तो उस साख का आधार भी क्या है? मुद्रा है। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया जाना संभव नहीं था। वर्तमान में मौद्रिक विनिमय प्रणाली है तो व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो पैसा है उसको वह कई चीजों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता है। एक व्यक्ति के पास 100 रुपए का नोट है तो वह 2-2 रुपए की 50 वस्तुएं खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। मार्शल ने कहा भी था MUX/PX बराबर कर सकता है MUY/PY बराबर कर सकता है MUZ/PZ। ये आधुनिक व्याख्या है। यानी हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। उसके लिए I बराबर PX गुणा X प्लस PY गुणा Y प्लस PZ गुणा Z, अर्थात वह अपनी आय को इस प्रकार से खर्च कर सकता है कि उसको आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मौद्रिक विनिमय ने इस कार्य को संभव बनाया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इस प्रकार का कार्य संभव नहीं था। इसके अलावा आकस्मिक मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के रूप में हम तीसरी बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के वितरण के रूप में भी मुद्रा ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। सामान्य रूप से जो उत्पादन की गतिविधि होती है उसमें भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साख, बहुत सारे साधन भाग लेते हैं। अब किस साधन को कितना दिया जाए ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक भूमिपति ये कहे कि मेरी जमीन पर ही आपने उत्पादन किया है तो उत्पादन का सबसे बड़ा भाग तो मैं लूंगा, या एक श्रम कहे कि मेरे नहीं होता तो कुछ भी प्रोडक्शन किया जाना संभव नहीं था, जमीन खाली पड़ी रहती, मैंने ये मेहनत करी है उसकी वजह से ये हुआ है। तीसरा आदमी जो पूंजीपति वो कह रहा है मैं बीज नहीं देता, मैं खाद नहीं देता, तो आप क्या प्रोडक्शन करते। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय के वितरण में देखिए उत्पादन जो होता है, उत्पादन में बहुत सारे साधन काम में लेते हैं। भूमि काम में आती है, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, बहुत सारी चीजें काम में आती है। तो इनको किस साधन को कितना वितरण किया जाए
ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुद्रा ने इस कार्य को बहुत आसान कर दिया है। आज श्रमिक को हम उसकी मजदूरी दर दे देंगे तो श्रमिक आ जाएगा, भूमिपति को हम किराया दे देंगे या उसका लगान दे देंगे तो वो अपने को भूमि दे देगा, एक पूंजीपति है उसको हम बोल देंगे कि तुमको इतना ब्याज देंगे तो वो अपनी पूंजी दे देगा। इसी प्रकार से प्रबंधक को हम वेतन पर रख सकते हैं और बाकी सारी चीजें जो हमने इकट्ठी की है, सांसी ने इकट्ठी की है, तो वो लाभ के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो राष्ट्रीय आय के वितरण में कितना मजदूर को देना है, कितना पूंजीपति को देना है, कितना भूमिपति को देना है, क्या किराया होगा, क्या रॉयल्टी होगी, क्या मजदूरी होगी, क्या ये सारी चीजों का वितरण किया जाना मुद्रा के माध्यम से बहुत अधिक संभव हो पाया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इस प्रकार से संभव नहीं था। एक अगली चीज है कि मुद्रा आपका स्वामी नहीं है, मुद्रा आपकी दास है। आप जो निर्णय लेंगे उसकी पालना मुद्रा के द्वारा की जाएगी। एक व्यक्ति धीरे धीरे बचत कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं मकान खरीदूंगा और उसने 5 लाख रुपए की बचत करी। अब मान लीजिए उसके घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है और वो उस 5 लाख रुपए को बीमारी पर खर्च करना चाहता है, तो मुद्रा जो है वो उसके निर्णय में सहायक रहेगी। वो जो भी निर्णय लेगा, आपकी जेब में 100 का नोट है, आप उससे वस्तु क्या खरीदते हैं ये आपका निर्णय। आप उससे कचौड़ी समोसा खरीद सकते हैं, आप उससे फ्रूट्स खरीद सकते हैं, आप सब्जी खरीद सकते हैं, आप आटा खरीद सकते हैं। अर्थात मुद्रा क्या है? मुद्रा आपके निर्णय का वाहक है। जो मालिक है, जो भी निर्णय लेगा, जिसके पास नोट है, जिसकी जेब में नोट है, वो जो भी निर्णय लेगा मुद्रा उस निर्णय की पालना करेगी। एक तरह से मुद्रा जो है वो हमारे निर्णय की वाहक है। मुद्रा कभी ये नहीं कहती है, या मुद्रा कभी ये नहीं कहती, मुद्रा पे ये नहीं लिखा होता है कि ये नोट जो है ये चाय पीने के लिए है, ये 100 रुपए का नोट कपड़े खरीदने के लिए, ये 100 रुपए का नोट गेहूं खरीदने के लिए। जो भी हम निर्णय लेंगे मुद्रा उसका पालन करेगी। तो निर्णय के वाहक के रूप में भी मुद्रा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगली चीज देखिए, मुद्रा पूंजी का सबसे ज्यादा तरलतम रूप है। सोना, पूंजी के बहुत सारे रूप है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, बहुत शेयर हो सकता है, आपका बॉन्ड हो सकता है, बहुत सारे पूंजी के रूप है। पर सबसे ज्यादा तरल रूप मुद्रा जो है वो पूंजी का सबसे तरल रूप है। मुद्रा के माध्यम से किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तु और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। आपके पास जेब में 100 का नोट है, आप दिन में 2 बजे उससे कुछ खरीद लीजिए, शाम को 5 बजे कुछ खरीद लीजिए, रात को 12 बजे कुछ खरीद लीजिए। यानी ये सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म है पूंजी का। आपके पास सोना है तो सोना पहले आपको बेचकर मुद्रा प्राप्त करनी पड़ेगी। आपके पास जमीन है या जायदाद है तो जमीन को आपको पहले बेचना पड़ेगा। डायरेक्ट आप जमीन से सामान नहीं खरीद सकते, डायरेक्ट आप सोने से सामान नहीं खरीद सकते, आप डायरेक्ट शेयर से या बॉन्ड से सामान नहीं खरीद सकते। पर पूंजी, जितनी भी पूंजी है, उस पूंजी में मुद्रा सबसे तरल रूप है, जो किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर बहुत ज्यादा कोई विशेष जांच पड़ताल किए बिना, हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति नोट को देखता है कि नोट सही है या नहीं है, वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से बाकी हम मुद्रा के माध्यम से कोई भी वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं। कोई बहुत एकदम लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल तरल रूप है। आप कचौड़ी वाले की दुकान के सामने से जा रहे हैं, अचानक से आपका मन हुआ कि कचौड़ी खा ले, आपने तुरंत 10 का नोट निकाला और कचौड़ी खा ली। अगर आपकी जेब में सोना है, चांदी है, तो पहले आपको उसको पूछना पड़ेगा कि ये मेरे चांदी का टुकड़ा ले लोगे और मुझे कचौड़ी दे दोगे क्या? पर मुद्रा में इस प्रकार का कुछ नहीं है। अगली देखिए, शोधन क्षमता की गारंटी। कौन व्यक्ति कितना पैसा वापस चुका सकता है, इसकी गारंटी भी मुद्रा प्रदान कर दी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई 10 रुपए उधार नहीं दे, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो बोले तो 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए भी इकट्ठे हो जाए। यानी व्यक्ति की गारंटी कितनी है, कितना व्यक्ति वापस चुका सकता है, इसकी गारंटी भी मुद्रा प्रदान करती है। आप बैंक जाएंगे, बैंक आपको कहेगा हम आपको 10 लाख से ज्यादा उधार नहीं दे सकते, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को बैंक 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ रुपए उधार दे देता है। तो ये व्यक्ति की शोधन क्षमता की गारंटी किससे प्राप्त होती है? ये भी मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। व्यक्ति का ये देखा जाता है कि इसके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना सोना है, चांदी है, कितना शेयर है, कितना बॉन्ड है, कितना डिबेंचर है। इस आधार पर इसकी कितनी कैपेसिटी है कि कितना ये पैसा वापस चुका सकता है। सामान्य आदमी को बैंक 10,000 रुपए देने में भी कतराता है, पर अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा तो बैंक उसको 20-30 लाख रुपए दे देगा, मकान को गिरवी रखकर दे देगा, क्योंकि बैंक को ये पता है कि अमुक आदमी इतना पैसा चुका सकता है, ए आदमी इतना चुका सकता है, बी इतना चुका सकता है। तो व्यक्ति की शोधन क्षमता की गारंटी भी मुद्रा प्रदान करती है। हम इस विषय को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाते हुए सामान्य रूप से कहेंगे कि मुद्रा एक ऐसी चीज है वर्तमान में
इसके इतने ज्यादा कार्य है और इतने महत्वपूर्ण कार्य है कि बिना मुद्रा के हमारा जीवन संभव हमको नहीं लगता है। जबकि मुद्रा जो है, मुद्रा एक निर्जीव वस्तु है, और जबकि हम जो ह्यूमन बींग्स है वो सजीव वस्तु है, पर फिर भी हमारे डे टू डे